गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट से बता दीजिए रिवर्ट करके, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है आपको? एक बार चेक करिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, फिर तो करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। आप में से कौन कौन पीजीसीएल में लाइव था अभी बताइए। कौन कौन आप में से पावर ग्रिड के सेशन में लाइव था? तो शुरू करेंगे अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। 3 फेज का क्या है, 10 मिनट के लिए किया था सजन। ओके, कोई बात नहीं। लक्ष्मी, ओके। Good day. In large machines, flat copper strips known as large flat copper के strips मतलब कॉपर के बैंड होते हैं एक तरह से। आप कह सकते हैं वहां कंडक्टर वायर के रूप में यूज नहीं करके क्या करते हैं, एज ए बार यूज करते हैं स्ट्रिप्स के रूप में। एनिमेटेड वीडियो अभी याद दिया आपने? जस्ट मिनट। प्रिंस अब बोले आप, मैं लगातार क्लास में था इसलिए शेयर नहीं हुए आज तो। अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अभी अपन शुरू करते हैं अपने मोटर के प्रिंसिपल से। कहीं राइजर तो कहीं वाइंडिंग आंसर लिए हुए। कॉपर के स्ट्रिप्स में वाइंडिंग नहीं, वाइंडिंग तो नहीं होगा, राइजर ही होगा। राइजर अपन कम्यूटेटर के लिए यूज करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। कम्यूटेटर में जो अपन यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो अपन राइजर के बेस पे बोल रहे हैं उसके लिए। तो चलिए, सो 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अगर वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएं, कंस्ट्रक्शन पे जाएं, उसको अपन शुरू करेंगे। बताइए भाई। क्या कहता है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल? देखो, कुछ बेसिक अपन ने स्ट्रक्चर बेस्ड बातें की थी कंडक्शन इंडक्शन मोटर के लिए। अब आगे स्टडी करते हैं। आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक इंडक्शन मोटर के क्या क्या कंपोनेंट है बेसिकली आप यूज भी करते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में अपन डिटेल स्ट्रक्चरल बेस और बाकी की वर्किंग प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। किसी भी इंडक्शन मोटर में जो आपके पास एक तरह से शाफ्ट की होल्स के रूप में अपने पास है, यहाँ पे तो मोटर की शाफ्ट है, देन सपोर्ट के लिए बेयरिंग्स हैं। यहाँ पर आपने स्टेटर की वाइंडिंग देख रखी है। ये स्टेटर वाइंडिंग एक तरह से 3 फेज वाइंडिंग है जो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होती है। माउंटिंग होल्स जो इसके इंस्टॉलेशन के लिए अपने पास है। एनक्लोजर जो बाहर का फ्रेम होता है उसके लिए बोल रहे हैं अपन, एनक्लोज सरफेस के बेस पे। बेस मोटर के फिट्स में है। रोटर के एंड रिंग्स, यहाँ पर जो आपका रोटर है, रोटर की एंड प्लेट्स या एंड रिंग्स जो है आप कह सकते हैं स्क्वायरल केज या स्लिप रिंग के बेस पे, उनको रोटर स्ट्रक्चर में दिखाया गया। फैन आपने शाफ्ट पर माउंट कर रखा है यहाँ, जो कि कूलिंग पर्पस के लिए, उसके लिए कवर आपने इंस्टॉल कर रखा है। अपर कंपोनेंट पे बात करें तो स्टेटर की वाइंडिंग जो अपने स्टेटर फ्रेम का था उसमें वाइंडिंग सेगमेंट दिख रहा है। और ये जो है स्ट्रक्चर, ये रोटर फ्रेम पे, रोटर जो कि रोटेटिंग पार्ट है, जिसमें अपन कह सकते हैं एक तरह से आई बोल्ट जो है इसको अटैच करने के लिए, मूव करने के लिए होता है। रोटर बार और रोटर कंडक्टर इस फ्रेम का पार्ट है। टर्मिनल हाउसिंग जहां पे 3 फेज कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। तो एक तरह से एक्सटर्नली अगर अपन कहें, अगर हम आउटर फॉर्मेट से कहें तो अपने को ये कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। इन सब फॉर्मेट में इन सब कंपोनेंट्स को अपन यहाँ पे मार्क करते हैं। तो आउटर अगर अपन कहें तो ये सब अपने सामने है। इंटरनल कंपोनेंट की अगर बात की जाए, अगर
अगर हम इंटरनल कंपोनेंट की बात करें तो वहां पर अपन सीधे वर्किंग प्रिंसिपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से स्टेटर रोटर कंपोनेंट है और क्या हाउसिंग यहाँ पे यूज की गई है, क्या उसका वर्किंग फ्रेम है, इन सबको अपन डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। सो सबसे पहले एस्पेक्ट पे जिस पे आते हैं वो अपने पास कि भाई काम कैसे करता है। आपको पता है ये तो इतना फेमस है कि मूवीज तक में नहीं छोड़ा गया है। इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल तो आपने देखा ना, काफी मूवीज का भी पार्ट है, पूछा गया है, उनमें से अपन एक 3 इडियट कह सकते हैं। तो वहीं से अपन इस बात को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या बात करेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। एक तरह से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर अपन यहाँ पढ़ते हैं, सिंगल फेज का एप्लीकेशन बेस आप बाद में पढ़ेंगे। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको अपन यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। सो हाउ एन इंडक्शन मोटर वर्क्स, अगर अपन इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसका वर्किंग फिनोमिनन क्या है, किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, क्या इसका ओवरव्यू है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम कहें हमारे पास एक है स्टेटर रोटर, दो स्ट्रक्चर बेस है। तो आपने कहा ये लीजिए स्टेटर और रोटर स्ट्रक्चर में अपने पास दो फ्रेम अपने लिए। देखिए, यहां से अपन ने कहा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग में आउटर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे मैंने कहा कि ये बेसिकली एक तरह से स्टेटर है। आउटर जो दिख रहा है इसे हमने कहा कि एक प्रकार से आपका स्टेटर है, स्टेटर फ्रेम की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा दिस इज बेसिक स्टेटर, और ये आपके एक तरह से आप रोटर कंपोनेंट की बात करते हैं। तो स्टेटर जो है उसे 3 फेज वाइंडिंग से क्या किया गया, अटैच किया गया। स्टेटर को कनेक्ट किया गया किसके थ्रू, आप कहेंगे एक 3 फेज वाइंडिंग से। तो आपने कहा स्टेटर को हमने यहाँ पे एक 3 फेज पावर सप्लाई से जोड़ रखा है, ये कह सकते हैं। स्टेटर को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, 3, आपने कहा फेज। स्टेटर हमारे पास एक तरह से 3 फेज सप्लाई से कनेक्टेड है, और 3 फेज सप्लाई जब स्टेटर के 3 फेज कंडक्टर में आएगा तो यहाँ पर एक 3 फेज स्टेटर फ्लक्स एस्टेब्लिश करेगा। क्या डेवलप करेगा इस स्टेटर में, वो एक तरह से आप कह सकते हैं आपका स्टेटर का जो फील्ड है या स्टेटर फ्लक्स है वो एस्टेब्लिश करता है, जो कि है बेसिकली फाइएस। और ये जो फाइएस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक तरह से आप कहेंगे ये अल्टरनेटिंग भी है, यानी ये एक तरह का एसी फील्ड भी है, ठीक है, और दूसरा एक प्रकार से ये रोटेटिंग भी है। ऑल्टरनेटिंग और रोटेटिंग बोथ। रोटेटिंग प्रिंसिपल की बेसिस पर आप कहते हैं कितना, तो आपने कहा एक तरह से इसको ये फाइएस जो इसे अपन कहते हैं दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ। किस स्पीड पर, तो आपने कहा ये एक तरह से एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, इस स्पीड पर सिंक्रोनस स्पीड पे एक रोटेटिंग फील्ड है। तो आपने कहा एक तरह से यहाँ पे स्टेटर कंडक्टर का रोल क्या हो गया, एक 3 फेज स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टैब्लिश करना। अब ऐसा समझिए कि रोटर जो है, रोटर की जब बात की जाती है तो रोटर के लिए दो स्टेटमेंट अपन यहाँ पे कहते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर है बेटा, उसमें ये कहा गया कि रोटर बेसिकली दो स्ट्रक्चर से बनता है। एक आप कहते हैं दैट इज स्क्वायरल, आपने कहा एक तो आपके पास स्क्वायरल केज रोटर होता है, स्क्वायरल केज, और दूसरा अपने पास एक तरह से दैट इज स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग यानी रोटर दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर, आपने कहा इन दोनों ही स्ट्रक्चर में रोटर को क्या किया जाता है, आप कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड। रोटर एक प्रकार से क्या है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स और स्लिप रिंग्स, बट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटेड रोटर कंडक्टर जो है, एक शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग जो है स्टेशनरी वाइंडिंग है। सो यहाँ पर एक स्टेशनरी वाइंडिंग और रोटेटिंग फील्ड, आप कहेंगे ये जो फाइएस आपने बोला, ये फाइएस तो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ऐसे कह सकते हैं। ये फाइएस तो यहाँ पर एक रोटेटिंग फील्ड एनएस पर डेवलप कर रहा है, एक सिंक्रोनस स्पीड पे एक फाइएस घूम रहा है। तो एक जो रोटेटिंग फ्लक्स है, लगातार एक रोटेटिंग फील्ड जो है वो स्टेशनरी रोटर कंडक्टर के साथ जब लिंक करेगा, जब एक रोटेटिंग आपके पास जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, बताइए स्टेशनरी कंडक्टर जो रोटर के हैं शॉर्ट सर्किटेड, ये उस फ्लक्स को कट करेंगे। जब उस फ्लक्स को कट करेंगे तो आप कह सकते हैं रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्या होगा भाई, इसकी वजह से एक रोटर सर्किट में क्या डेवलप करेगा, एक तरह से ईएमएफ डेवलप करेगा। और जो रोटर है, इस रोटेटिंग यानी आपने कहा एक रिलेटिव स्पीड हुआ इसकी वजह से,
आपके पास रोटर कंडक्टर में क्या डेवलप हुआ, रोटर ईएमएफ। अब जो रोटर ईएमएफ बना वो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होने की वजह से एक तरह से रोटर कंडक्टर में एक करंट भी आपके फ्लो करता है, आईआर। क्यों? क्योंकि कैसा है, रोटर शॉर्ट सर्किट है। इस करंट की वजह से आपका एक फ्लक्स भी बनता है, दैट इज फाई आर, रोटेटिंग फ्लक्स। अब फाई आर जो डेवलप हुआ, इस फाई आर और फाई एस के इंटरेक्शन से, इस फाई आर और फाई एस के इंटरेक्शन से यहाँ पर एक नेट रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा। अब वो टॉर्क किधर घुमाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मशीन में ये टॉर्क किधर लगेगा, मशीन का रोटेशन किधर होगा। बताइए सोच के क्या कह सकते हैं, ये रोटेशन किधर होना चाहिए, बोलो। किस दिशा में आपका ये टॉर्क लगे, किस दिशा में ये रोटेशन हो, इसके बारे में क्या कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ लगता है ऐसा कि ये हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए, लगता है ना अपने को कि ऑपोजिट लगना चाहिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं फाई एस और फाई आर, जैसे ही हमने दो फ्लक्स स्टैब्लिश किए, इन दोनों फ्लक्स के इंटरेक्शन से आप कहेंगे एक तरह से फाई आर बन गया, फाई एस हो गया। इन दोनों फ्लक्स फाई एस और फाई आर के इंटरेक्शन से एक नेट रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप होता है, जो कि एक नेट रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप होता है जो कि इधर ही लगता है, इधर ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपने पास बना है। और इस टॉर्क की डायरेक्शन में ही, इस टॉर्क की डायरेक्शन में ही आपका रोटर जो है वो रोटेट भी हो जाता है। इस टॉर्क की डायरेक्शन में ही आपका रोटर जो है वो रोटेट भी हो जाता है, यानी किस पे, एन स्पीड पर। तो इस टॉर्क के डायरेक्शन में जो रोटर है, आप कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में जो आपका रोटर है, वो रोटर भी क्या होगा, इसी दिशा में एन स्पीड पर रोटेट कर जाएगा। तो रोटर का इसी डायरेक्शन में रोटेट क्यों किया गया, एज एन एस, क्यों? ताकि वो अपनी इस रिलेटिव स्पीड को क्या कर सके, कम कर सके। और जितना इस रिलेटिव स्पीड को कम करेगा, उतना ही उस इंटरेक्शन से वो इस फ्लक्स कटिंग को क्या करेगा, जीरो करेगा। और जैसे जैसे फ्लक्स कटिंग कम होगा, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि रोटर अपनी स्पीड एनएस पर पहुंचा देगा, तो आप कहेंगे कोई तरह का फ्लक्स कटिंग नहीं, और आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से जवाब दिया जा सकता है इस बेस पर, अगर कहा जाए कि क्या वर्किंग सिनेरियो इसमें रहने वाला है। ठीक है। सो जब रोटर सर्किट की बात आती है, रोटर एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, तो इसी तरह का आंसर अपन यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। अब चीज ये आती है कि भाई ये वर्किंग कंडीशन जो है ये किस पर बेस्ड है, क्या इसका बेस वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से इसको एग्जिस्ट किया जाता है, इंटरेक्शन इधर ही क्यों हुआ, उन सबको समझने के लिए वापस से देखिएगा हम क्या कह सकते हैं। हम फिर आते हैं इस डायग्राम पर, एक बार इसका स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या था उसको अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग में ये कहा गया, देखो कि भाई अगर पूछे कि भाई किस पर बेस्ड है तो क्या स्टेटमेंट अपन ऑफर कर सकते हैं, वो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल में कहा जाता है कि भाई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, आप कहेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स on the principle of electromagnetic principle of electromagnetic induction, works on the principle of electromagnetic induction अपन कह सकते हैं, when electromagnetic induction where the relative motion between the where the relative motion between flux between the rotating flux and rotor and rotor and rotor cause by RMF induce a rotor current, इसकी वजह से एक रोटर करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस ए रोटर करंट which influenced rotor to rotate in
in the direction of stator मैग्नेटिक फील्ड, यानी ns की डायरेक्शन में रोटेट कर जाए, अपन कहते हैं। अब जैसे आपने कहा रोटेट कर जाए तो किस वर्किंग टॉर्क की वजह से कर जाए, कैसे कर जाए, उसकी बात अगर करें तो आप कह सकते हैं जो भी टॉर्क बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होना है, एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेटर और रोटर फील्ड के बेसिस पर और इन दोनों के बीच के एंगल के अलाइनमेंट पे। तो जितना इनके बीच का एंगल अलाइनमेंट बढ़ेगा, यानी ये तो है ही है कि इन दो पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा टी प्रोपोर्शनल रहेगा साइन डेल्टा के, विच इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। डेल्टा इन दोनों फ्लक्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट एंगल एक तरह से कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो आप एंगल है उसको अपन कहेंगे। तो जो केस अपन ने लिखा इस डायग्राम के बेस पे अगर वापस से मैं समझाऊं तो मैं कहूंगा यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले समझिए, क्योंकि वर्किंग बड़ा इंटरेस्टिंग है और पता भी होना चाहिए और समझने में ही आना चाहिए कैसे। आपने कहा स्टेटर ने अपना काम कर दिया, स्टेटर फ्लक्स बना के फाइएस, स्टेटर ने अपना काम स्टेटर फील्ड बना के कर दिया। इसके बाद रोटर का काम क्या है, रोटर ये कहता है कि रोटर में स्टेशनरी रोटर कंडक्टर जब इसके साथ फ्लक्स पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपने कहा स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड और स्टेशनरी रोटर कंडक्टर, देयर इज अ फ्लक्स कटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। इस फ्लक्स कटिंग से रोटर में एक ईएमएफ बनेगा, फैराडेज लॉ से, क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है, तो रिलेटिव स्पीड हो गया। एक ईएमएफ बना, उस ईएमएफ से करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि रोटर का सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, तो करंट फ्लो करने लगा आईआर। अब जो करंट फ्लो करता है उस करंट की वजह से एक फ्लक्स एस्टैब्लिश होता है, दैट इज फाई आर। ये फाई आर फ्लक्स भी अपने आप में एक तरह का आरएमएफ ही है, अपने ये भी एक तरह का क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन करता है, ये भी अपन कह सकते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बेस पे अपन ये कहेंगे। तो नॉर्मली इस तरह से जो भी फ्लक्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हाँ जी, इस तरह से जो भी फ्लक्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रोटेटिंग फील्ड कैसे डेवलप होगा सर, एक बार फिर से बेटा आरएमएफ डेवलप करने के लिए अभी अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ, समझ रहे हैं, आरएमएफ कैसे बनता है ये पूरी थ्योरी अपन पढ़ने वाले। प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ में आलोक डिटेल से बात करने वाले, हमें दिखेगा एक फील्ड रोटेट होते हुए, वो अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम केवल ये मान लें कि थ्री फेज फील्ड कैसा होता है आरएमएफ। अभी के लिए एक बार मेरा विश्वास कर लीजिए और मान लीजिए कि आरएमएफ होना है, कैसे होना है, हमारा अगला टॉपिक ही वही है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ। ठीक है, इवन थ्री फेज टू फेज किस में होता है किस में नहीं होता, उन सब की बात करेंगे। तो अगर रोटेटिंग है तो आपका यहां तक पहुंच गए अपन। अब जब फ्लक्स बन गया तो अब आप कह सकते हैं कि स्टेटर और रोटर का फील्ड दोनों बनने के बाद अब इंटरेक्शन कैसा हो, मशीन पे टॉर्क कैसे लगे, तो किधर घूमेगा ये कौन डिसाइड करता है बेटा, टॉर्क क्यों बना, क्योंकि दो फील्ड है, किसी एंगल पर डिस्प्लेस्ड है तो टॉर्क तो बन गया, लेकिन अब कहीं किधर रोटेट करेगा ये कौन डिसाइड करता है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ये कहता है कि रोटर उधर रोटेट करेगा जिससे अपने इस प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ को वो अपोज कर सके। बताइए मुझे, रोटर का एक प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ क्यों हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सोच के बताओ। रोटर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इस ईएमएफ के बेस पे अगर मैं कहूं तो इस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के पीछे एक तरह से अगर कहें तो लॉजिक क्या है, रिलेटिव स्पीड। तो अगर मैं कहूं रिलेटिव स्पीड का अपोज करेगा, रोटर उधर घूमेगा जिधर वो इस रिलेटिव स्पीड का ऑपोजिशन ऑफर करे। क्लियर, रिलेटिव स्पीड का ऑपोजिशन ऑफर करे और इस तरह से ऑफर करे कि रिलेटिव स्पीड कम हो जाए। बताइए भाई, जब तक रोटर नहीं रोटेट करे, बताओ, जब रोटर स्टेशनरी बेटा, जब रोटर स्टेशनरी है उस समय पर आपका रिलेटिव स्पीड कितना, सोचो, जब तक ऑपोजिट नहीं, सोचिए ऐसे, जब तक रोटर रोटेट नहीं कर रहा तब तक रिलेटिव स्पीड क्या, मुझे रिलेटिव स्पीड बताओ कितना है, स्टेटर का स्पीड फ्लक्स का ns, रोटर का कितना है 0, तो एक तरह से रिलेटिव स्पीड कितना है ns माइनस 0। ठीक, अब ns माइनस 0 रिलेटिव स्पीड एक तरह से मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड हो गया, इस मैक्सिमम स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ईएमएफ बनेगा फ्लक्स कटिंग पर। ठीक, डन। अब मैंने कहा जैसे जैसे आपका रिलेटिव स्पीड का ये एस्पेक्ट आया, अब ये सोचिए कि इस रिलेटिव स्पीड में अगर हम रोटर को अब स्पीड अप करना चाहते हैं, अगर रोटर स्पीड अप होगा और किस डायरेक्शन में जाए, अगर स्टेटर फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, पहले अगर ns था तो ns माइनस n होगा ना, जब उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर उसके ऑपोजिट गया तो फिर तो रिलेटिव स्पीड और बढ़ रहा है, ns प्लस n कर देंगे। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड अब कितना होना चाहिए, ns माइनस n, जब वो उसी डायरेक्शन में मूव करे। तो जब उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और लगातार n स्पीड अप करेगा तो n जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ns और n का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम। जितना उनका डिफरेंस कम हो रहा है मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, कम।
और इसी को तो कम करने के लिए आपका रोटर इधर घुमाए अकॉर्डिंग टू लेंज लो। तो लेंज ये कहता है कि उधर रोटेट करेगा जिससे कि वो अपने रोटेशन जनरेट करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर दैट इज ईआर, उस ईआर को क्या कर सके, जीरो कर सके, ईआर को घटा सके। तो ईआर रिड्यूस होगा कब, जब रिलेटिव स्पीड कम होगा, और वो कब कम होगा, जब रोटर किस डायरेक्शन में मूव कर जाए, स्टेटर फील्ड के डायरेक्शन में। बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से सोच के बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, कि किधर मूव करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, इसको सोचिए और बताइए किधर मूव करेगा ये कौन डिसाइड करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? बोलिए अगर क्लियर है तो फटाफट से बता दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, अगर डायग्राम नोट नहीं किया है फटाफट से नोट करो। बिल्कुल लेंज अपोज करता है इसको, लेंज, लेंज की वजह से ही ऑपोजिशन ऑफर किया जा रहा है। बस फर्स्ट स्लाइड है बेटा, फर्स्ट स्लाइड। चलो क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस पे अपन ने लिखा है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को लेकर कि भी वर्किंग कैसे एक्ट करेगा उसके बारे में, कि रोटर किधर रोटेट करे ये कौन डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज। यहाँ पे लिखा है देखिए, इस लाइन का स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। द इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो ये तो रोटर की फंक्शनिंग को डिफाइन करता है। वेयर द रिलेटिव मोशन, अभी अभी अपन ने जिसकी बात करी, किसके बीच में रिलेटिव स्पीड है बताओ? एक तो है रोटेटिंग फील्ड जिसको अपन स्टेटर फ्लक्स को बोल रहे हैं, आरएमएफ, और दूसरा है रोटर जो कि है स्टेशनरी कंडक्टर। एक इंडक्शन मोटर के रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा रोटेटिंग है, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू डीसी मोटर। जैसा कि डीसी मोटर में होता था वहां फील्ड कैसा था, स्टेशनरी, और रोटर क्या करता था वहां पर, आर्मेचर क्या करता था, रोटेट। तो ठीक उसके ऑपोजिट अपन यहाँ पे सोच रहे हैं कि अपने पास रिलेटिव मोशन और आप कहेंगे रोटेटिंग फ्लक्स, दो चीजों के बीच का रिलेटिव एक्शन है, कॉज बाय द आरएमएफ। आरएमएफ की वजह से रिलेटिव स्पीड अपने पास यहाँ पे आ रहा है जो अपने का। अगर एक रिलेटिव स्पीड होगा रोटेटिंग फील्ड और स्टेशनरी कंडक्टर के बीच में, तो वहां पर हमेशा फेराडेज लॉ से एक d5/dt मिलेगा, फ्लक्स कटिंग। और उस फ्लक्स कटिंग के प्रोपोर्शनल, आप कह सकते हैं उस फ्लक्स कटिंग के प्रोपोर्शनल, d5/dt के प्रोपोर्शनल एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। उसी ईएमएफ को अपन रोटर ईएमएफ कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है। और इस ईएमएफ की वजह से क्या हुआ, इंड्यूस ये रोटर करंट, एक करंट इंड्यूस करता है, और ये करंट इन्फ्लुएंस करता है किसको, रोटर को, टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अब इस डायरेक्शन में क्यों जाए, इसके लिए अपन कह सकते हैं किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू लेंज लॉ। ये किसकी वजह से हो रहा है, लेंज लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको लिखिए भी फटाफट से, नोट करिए इसे।
चलिए क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। देखो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या रीजन है इसके इधर घूमने का, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आपने कहा यहां पे अपन कह सकते हैं ड्यू टू लेंज लॉ, ड्यू टू लेंज लॉ, लेंज के प्रिंसिपल से अपन कहते हैं कि भाई लेंज ये चाहेगा कि रोटर रोटर विल रोटेट, rotor will rotate in the in the direction in the direction in the direction with ns in the direction with phi s to reduce the relative speed, to reduce the relative speed, इस relative speed को reduce करने के लिए rotor will rotate in the direction with phi s to reduce the relative speed, relative speed जैसे ही कम कर देगा तब यहां से आता है कि भी relative speed है क्या, अगर वो पूछे तो हम कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया, रिलेटिव स्पीड अपने पास है ns, ये तो आपका फ्लक्स हो गया, माइनस n यानी रोटर का हो गया। तो अगर मैं कहूंगा रिलेटिव स्पीड अगर ये है, जहां पर ये तो आपके पास है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ जी ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आपने कहा फाई एस के, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक तरह से ये है रोटर फील्ड नहीं, ये है रोटर के, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, रोटर के। तो रोटर जैसे जैसे स्पीड अप होगा वैसे वैसे आपका रिलेटिव स्पीड कम होगा, और रिलेटिव स्पीड अगर कम होगा तो बताओ फ्लक्स कटिंग की वजह से ईएमएफ भी कम होगा, ईएमएफ कम होगा तो करंट कम होगा, ऐसे अपन कह सकते हैं रिड्यूस होगा। और जैसे जैसे कम होगा तो आपने कहा वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी तो बढ़ जाएगा। अगर हम कहें कि रोटर की स्पीड, जैसा कि बोला जाता है कि इंडक्शन कभी भी, बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ रोटर लेंज लो डिसाइड करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष, यही डिसाइड करता है लेंज, ताकि आप उस इंटरेक्शन को फॉलो कर पाए। अगर हम कहें कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी तब क्या होगा भाई ये बताओ। अपन कहते हैं ना कि भाई कभी भी सिंक्रोनस नहीं होता है, तो हो जाए तो कब क्या होगा, ये पूछ ले अगर कोई, अगर वो पूछे कोई भाई आपसे, अगर कहे सिंपली कि भाई इफ रोटर स्पीड, अगर कोई कहे इफ रोटर जो है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, रोटर स्पीड n बराबर अगर ns हो जाए, अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो बताओ जरा यहाँ से क्या होगा। आप कहेंगे इसका मतलब आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड ही तो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो आपने कहा अगर ईएमएफ, अगर रिलेटिव स्पीड ही नहीं है तो कोई तरह का ईआर नहीं है, ईआर नहीं है तो कोई तरह का आईआर नहीं है, और ऐसा होने का मतलब है आपका जो मोटर है, मोटर का जो एक्शन है यानी मोटर का जो वर्किंग वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो टॉर्क नहीं बनेगा तो कहां से होगा। इस तरह से अपन कहते हैं हमेशा, इसी वजह से बोला जाता है कि इंडक्शन मोटर का रोटर, अब बताओ रोटर चाहेगा क्या, लेंज उसको चाहेगा कि वो एकदम अप्रोच करे, अप्रोच क्यों करे, ताकि आप कहीं ऑपोजिशन में, एक तरह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल बात यही है कि उधर घूमता रहेगा तभी तो इनपुट से पावर ड्रॉ करता रहेगा, और स्पीड अप होता रहेगा तो पावर ड्रॉ करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल में रोटर विल ऑलवेज अप्रोच द सिंक्रोनस स्पीड बट नेवर रीच अप टू दैट, यही कहेंगे अपन कभी भी वहां पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए अपन बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे कि रोटर, आप कहेंगे रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, rotor of induction motor wants, rotor of induction motor reach wants to reach the synchronous speed यानी कि ns, reach the synchronous speed but uh, sorry wants to approach, sorry, it always approach the synchronous speed but never reach to that, बट वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इसका मतलब कभी भी n का इंडक्शन मोटर के लिए अपन कहते हैं कभी भी n इज नॉट इक्वल टू ns, हमेशा ये होगा। इसका मतलब अपन कहते हैं हमेशा स्लिप जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इसके लिए एक बेस रेफरेंस अपन कह सकते हैं इस बात पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, पिछला, ये इंपॉर्टेंट काफी पूछ लिया जाता है, इसको काफी पूछा जाता है इसके बारे में।
यानी क्या हम कुछ रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी काफी काम आएगा अपने आगे, देखिएगा। आपको अगर कोई पूछे दैट स्पीड ऑफ स्टेटर स्टेटस स्ट्रक्चर, क्या कहोगे बताओ? स्पीड ऑफ स्टेटस स्ट्रक्चर कितना होगा? ns synchronous speed equal to speed of stator mm। हाँ दोनों बेटा हर्ष। ns is basically speed of stator magnetic field, rmf rotating field नहीं, stator magnetic field, stator का जो magnetic field है वो rmf है, उसका स्पीड ns है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्पीड ऑफ स्टेटर स्ट्रक्चर कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये कितना होता है? इसी तरह से अगर वो बोले कोई दैट स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा? देन अगर हम कहें दैट इज स्पीड ऑफ, आपने कहा रोटर स्ट्रक्चर क्या होगा? एंड स्पीड ऑफ रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इन चार बातों को कर पाते हैं, स्पीड ऑफ स्टेटर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड, रोटर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों के जवाब अपन बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्या आप कहें स्पीड ऑफ स्टेटर? भाई स्टेटर तो हमेशा स्टेशनरी पार्ट है ना, तो स्टेटर का स्ट्रक्चर का स्पीड हमेशा क्या होना है? दैट इज 0। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अपन ने कहा फाई एस किस पे घूमता है? एनएस। रोटर स्ट्रक्चर किस पे घूमता है? एन। और रोटर मैग्नेटिक फील्ड किस पे घूमता है? एनएस। इस तरह से अपने पास ये चार रिलेटिव स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई कितना होता है। आप यहां से कह सकते हैं दिस इज बेसिकली 0, तो यहां से कोई भी किसी के सापेक्ष आपको कह सकते हैं 0 एनएस एनएस 0 नहीं, लास्ट 0 नहीं बेटा, रोटर भी 0 एनएस नहीं, ये 0 है स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड एनएस पर, रोटर का स्पीड स्ट्रक्चर किस पे है? एन पर, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस पे है? एनएस पे। अगर रोटर एनएस पे घूम गया तो फिर तो गलत हो है, ठीक है, तो फिर एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए। लास्ट वाला समझ नहीं है? रोटर का फ्लक्स भी तो इसी पर रोटेट करेगा। रोटर भी एक 3 फेज कंडक्टर है, 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड करंट है, तो रोटर कंडक्टर में भी जो 3 फेज फ्लक्स है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा। 3 फेज वाइंडिंग या 3 कंडक्टर्स गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय सम 120 डिग्री एंगल एनएस पर रोटेट करता है। इसीलिए रोटर और स्टेटर के जो फील्ड है, दोनों फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्टिव क्या होते हैं? आप कहेंगे दोनों फील्ड जो है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तभी तो अपने को कुछ ऐसा लगता नहीं है। दोनों फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्टिव स्टेशनरी हैं। जो भी रोटेशन फिजिकल और किसमें है? आप कहेंगे केवल रोटर के स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आरएमएफ के बारे, जो पूछ रहे हो आरएमएफ के बारे में, उसके लिए कि प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ क्या है? दैट प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में अपन पढ़ो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आरएमएफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आरएमएफ कैसे एस्टेब्लिश करेगा, इसको अपने को सीखना है। चलिए देखते हैं। पहले हम इस आरएमएफ को ले रहे हैं फर्स्ट केस में। एनआर यूज नहीं हो सकता सर? सर क्लास की वीडियो सर जल्दी अपलोड कर दीजिएगा सर। कौन से क्लास की वीडियो बेटा? लास्ट क्लास भी अपलोड नहीं हुई क्या अभी तक? बताइए। ये क्लास तो अब सुबह अपलोड होता होगा आपके पास। कॉलेज चलती है सर सत्यम सिंह। चलिए ऐसा कोई कंसर्न हो तो आप एक बार टेक्निकल टीम उनसे आप बात कर लीजिएगा बेटा, कोई भी ऐसी दिक्कत हो। एनआर इक्वल टू एन, हाँ बिल्कुल, जिसको हमने एनआर लिखा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने इसलिए एनआर नहीं लिखा क्योंकि एनआर कोई भी रिलेटिव स्पीड के लिए टर्म हो सकता है। एनआर जो बोलते हैं वो किसी भी रिलेटिव स्पीड के लिए अपन कह सकते हैं, रिलेटिव स्पीड के लिए एनआर, इनके बीच का एनआर, इसलिए मैंने उसे एनआर नहीं लिखा, ठीक है। रोटर के लिए मैंने एन लिखा है।
रोटर की स्ट्रक्चर की स्पीड को हमने n लिखा है। चलिए देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ है जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए, टू फेज के लिए। ठीक है, टू फेज का आरएमएफ कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं अपन किसके लिए, फॉर टू फेजेस। अगर एक टू फेज सिस्टम के लिए डिफाइन करें कि कैसा होगा क्या होगा, तो वहां से समझते हैं। टू फेज सिस्टम का मतलब है अगर दो फेजेस अगर हैं, टू फेज सिस्टम में अपन कहते हैं कि दो फेज आपस में 120 डिग्री, दो फेज हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर डिस्प्लेस है, ऐसे। ये रेफरेंस हो गया। इसे अगर मैं phi 1 और इसे अगर मैं phi 2 मान लूं, तो आप कहेंगे एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री। इससे ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो हमने रेफरेंस के लिए phi 1 को मान लिया क्या, phi 1 इक्वल्स टू phi m देन साइन ओमेगा t। ये मैंने कहा इक्वेशन 1 है। और phi 2 को मैंने कहा ये इससे 90 डिग्री लैगिंग है, तो आपने कहा phi m देन साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। ये अपने पास दूसरा फेज रूल। इन दो का रिजल्टेंट फ्लक्स अपन निकाल के देखेंगे क्या निकल के आता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है सोचो। ये हो जाएगा दैट इज phi m, इसके बाद हो गया साइन, और ओमेगा टी माइनस 90 में माइनस कॉमन ले लूं, ये क्या बन जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। जैसे 90 माइनस ओमेगा टी लिखा तो आपके पास साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ गया, माइनस ये हो गया phi m साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ओमेगा टी। तो अपने पास एक दूसरा इक्वेशन ये आ गया है फर्स्ट और सेकंड में, कि फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड ये। इन दोनों का टू फेज सिस्टम ये कहता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है परिणामी वो क्या है phi r, और वो रिजल्टेंट फ्लक्स जो phi r है वो किसके बराबर है, वो इन दोनों के सम के बराबर है। phi r इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2, इन दोनों के फेजर सम के बराबर। ये अपन कह रहे हैं रिजल्टेंट फ्लक्स इन दोनों का फेजर सम है। अब ये चाहते हैं हम रोटेटिंग दिखाना, हम कहते हैं अगर रिजल्टेंट निकालना तो मैग्नीट्यूड तो कैसे भी आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा से, लेकिन हम रिजल्टेंट दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि phi r इक्वल्स टू phi 1 प्लस माइनस phi r इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 जो अपने पास एक फ्लक्स है, इस फ्लक्स के अलग अलग एलोंगेशन लिए जाए। अगर एंगल पोजीशन पर इसकी वैल्यू को अगर अपन देखें तो सबसे पहले मान लिया मैंने कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पर, ये पहला केस लिया। दो इक्वेशन कौन सी अपने पास दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है phi 1 इक्वल्स टू phi m sin ओमेगा टी, और दूसरा अपने पास दूसरा इक्वेशन आ गया अपने पास दैट इज phi 2 इज इक्वल टू माइनस phi m cos ओमेगा टी। अब इन दोनों फ्रेम पर अगर अपन कहें, इन दोनों के केस पर अपने को वैल्यू डेवलप करना है, तो इन दोनों में phi 1 और phi 2 में अगर अपन कहें रिजल्टेंट फ्लक्स निकालना है, तो दोनों की पोजीशन हमने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पर देखा क्या है। तो थीटा ओमेगा टी 0 पर अगर अपन कहें तो बताइए वैल्यू क्या आएगी। पहले तो ये phi 1 बताओ मुझे और phi 2 बताओ, फिर अपन डायग्राम में बनेंगे। phi 1 कितना है बोलो, 0 पुट करिए यहाँ पे, साइन 0 पुट करेंगे तो phi 1 तो 0 ही आ गया, और phi 2 में यहाँ cos 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का phi। अब ये दो डेटा जो आते हैं इनको अपन यहाँ फेजर सम करने के लिए बनाने वाले हैं। तो फेजर सम कैसे बनाए, तो आपने कहा क्यों ना अपन एक पोजीशन मान लें, एक पॉइंट मान लिया मैंने इस तरह से, ये लीजिए डॉट, इस डॉट पॉइंट से मैंने कहा 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। इस तरह से अपने पास दो है, एक की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, दूसरी की पॉजिटिव डायरेक्शन ये। तो आपने कहा 1 में अपने पास है 0, तो इसका मतलब इधर कितना चलेंगे, 0 चलेंगे, कुछ भी नहीं। और 2 जो है, 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन है अपवर्ड, तो 2 में पॉजिटिव कहां चलना है, इस तरफ। तो 2 का पॉजिटिव डायरेक्शन अपने पास है अपवर्ड, लेकिन हमें माइनस में दे रखा है, तो कहां बनाएंगे डाउनवर्ड। तो आपने कहा माइनस की वजह से हमने इसे डाउनवर्ड बना दिया इस तरह से, और इसे बना के लिखा कि किसके बराबर है, phi m के बराबर है। जब phi 1 0 था और phi 2 माइनस i m होता, यही phi r भी हो गया एक तरह से। तो आप ये भी तो कह सकते हैं, इसी को ही मैं एक तरह से क्या बोल सकता हूँ, जब अकेला यही है सिंगल फ्लक्स, तो आप इसे phi r भी तो कहेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स भी बन गया। सो एक तरह से रिजल्टेंट फ्लक्स 0 डिग्री पर अपने को जो मिलता है वो इसी फ्रेम में अपने पास आ गया। ये लीजिए, तो आप यहाँ कहेंगे ये थीटा बराबर 0 डिग्री की पोजीशन है जिसमें रिजल्टेंट फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, phi m के बराबर है। ये हमारे पास एक तरह से पोजीशन आ गया 0 डिग्री पर। अब अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करूं, थीटा या ओमेगा टी वेरी करूं, अलग अलग पोजीशन पे अगर बनाऊं, तो उसकी वजह से अलग अलग एंगल पोजीशन पर अगर इसको मूव करूं, उसकी वजह से क्या रिजल्टेंट फ्लक्स शिफ्ट कर जाएगा, ये देखना। अगर वो शिफ्ट करता है यानी रोटेटिंग है, अदरवाइज नहीं, ये अपन मान के जाते हैं।
तो हमारे पास दो इक्वेशन ये रही, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई एम कॉस ओमेगा टी, इनमें हमने पहले डेटा को रख के ये वैल्यू निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि इसमें किसको रखें, सेकंड डेटा पर। तो थीटा ओमेगा टी की वैल्यू को चेंज करते हुए हमने कहा सेकंड बार थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 डिग्री पर चले। अब यहाँ बताइए इस पोजीशन पर हमारे पास फाई वन कितना है और फाई टू कितना है, जरा इक्वेशन याद करो। फाई एम साइन ओमेगा टी में ये फाई एम साइन 45 यानी कितना आ जाएगा, फाई एम बाई रूट टू आ जाएगा, और फाई टू भी कॉस 45 में माइनस का फाई एम बाई रूट टू आ जाएगा। इस तरह से दोनों। अब इन दोनों को अपने को प्लॉट करना है, तो आपने कहा वही पिछली बार की तरह डॉट लगाए। अब बोलो फाई वन की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर थी इस तरफ, तो आपने कहा वन की तरफ फाई एम बाई रूट टू बना दो। ये लीजिए भाई, वन की डायरेक्शन में हमने कहा ये बनाया हमने फाई एम बाई रूट टू, इतना हो गया फाई एम बाई रूट टू। और टू की डायरेक्शन, टू किस में आ रहा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो ऊपर था तो नेगेटिव मतलब नीचे, इतना कितना मैग्नीट्यूड इधर दिखा दो, ये भी कितना हो गया, दिस इज फाई एम बाई रूट टू, इस तरह से। अब दोनों जो हैं, इन दोनों को अगर हम क्या कर लें, इन दोनों को हम मर्ज कर लें, इनका रिजल्टेंट निकाल लें, तो बताओ वो रिजल्टेंट किधर आएगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन कहेंगे इनको एक दूसरे के पैरेलल बढ़ाएं, इसको इसके पैरेलल और इसको इसके पैरेलल बढ़ाइए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको मिला दीजिए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं अगर उसको मिला दें तो अपने पास आ गया रिजल्टेंट ये। और ये जो रिजल्टेंट निकल के आया इसे अपन कह सकते हैं फाई आर, और ये फाई आर एक तरह से यहाँ से कितने डिग्री घूम के आया, आप कहेंगे 45 डिग्री आया। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी अगर अपन कहें, तो एक पाइथागोरस लगा दो, ये रहा बेस और ये रहा रेफरेंस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही कितने, फाई एम बाई टू फाई एम बाई टू। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी निकल के आता है वो है फाई आर। कितना है अगर हम कहें तो कितना है, तो ये दोनों किस पर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया फाई एम बाई रूट टू का स्क्वायर, और फिर अगले में भी क्या है, ये भी सेम, तो आपने कहा फाई एम बाई रूट टू का क्या हो गया, स्क्वायर। इस तरह से दोनों को ऐड कर दें, ये फाई एम बाई टू, फाई एम स्क्वायर बाई टू, फाई एम स्क्वायर बाई टू अगर अपन कहें तो टू एक तरह से फाई एम के बराबर आ गया। तो एक तरह रिजल्टेंट फ्लक्स अगेन किसके बराबर है, मैक्सिमम फ्लक्स के। और अगर रेफरेंस की बात करें तो ये पिछली बार से कितना घूम गया है अगर अपन कहें, तो आप कहेंगे इस तरह से था पिछली बार इधर, सो पिछली बार के रेफरेंस पर ये कितना डिग्री, 45 डिग्री क्या कर गया, रोटेट कर गया। पिछली बार आपका रेफरेंस यहाँ था, इससे कितना घूम गया, 45 डिग्री, ये अपने पास आया। तो एंगल रेफरेंस में स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर तो होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू, दिस इज फाई एम आ गया अपने पास, ठीक है। अब अगर हम कहें इसी चीज को थर्ड पॉइंट पर अगर अपन कहें सत्यम, अगर हम इसी को कैलकुलेट करते हैं अगेन, इस बार आपका रेफरेंस ले लेते हैं एक और अलग। इस बार मैंने कहा थीटा बराबर ओमेगा टी इक्वल टू, आपने कहा 90 डिग्री ले। देखो अपन ने 0 डिग्री पर लिया, 0 डिग्री पर पोजीशन क्या था, इस तरह से डाउनवर्ड और फाई एम, फिर आपने 45 डिग्री घुमाया तो 45 डिग्री पर उतना ही 45 घूम गया, ये कितना आया फाई एम, वैल्यू तो वही आया फाई एम, और 45 डिग्री घूम गया। अगर इस बार भी अगर 90 पर घूमकर उतना ही मैग्नीट्यूड आ गया तो मान लेंगे भाई कि यहाँ भी घूमता है। इस बार आप कहेंगे अब यहाँ जरा फाई वन और फाई टू निकाल के बताओ। फाई एम साइन ओमेगा टी, तो साइन 91 हो गया, तो ये तो आ गया फाई एम, और फाई टू कॉस ओमेगा टी कॉस 90 हो गया 0। तो ये दो वैल्यूज अपने पास है। इस बार डायग्राम बनाते हैं, ये लोग ये डॉट बनाया, हाँ जी, ये डॉट बना के अपन कहेंगे कि फर्स्ट की डायरेक्शन क्या है, फाई एम। फाई एम किधर है, आपने कहा पॉजिटिव 1 के बराबर फाई एम, तो आपने कहा इधर बन गया भी, ये लीजिए फाई एम। और 2 में कितना चलना है, 2 में आपने कहा 0 चलना है, कुछ नहीं चलना है, तो आपने कहा ठीक है भाई ये 0 रहा। इसका मतलब अकेला एक ही बचा। अगर यही बचा तो आप क्या कह सकते हैं, अगर यही बचा तो अपन यही कहेंगे ना कि पिछली बार अपने पास एक रिजल्टेंट था, उससे कितना डिग्री मूव कर चुके हो आप, 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, फाई आर बराबर फाई, अकेला रिजल्टेंट फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर। तो तीनों केस में अगर आप देखें तो हर बार आपके पास मूव करके यही पोजीशन आता है। तो अब हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से टू फेज फ्लक्स जो है, एक तरह से टू फेज जो आपका फ्लक्स है वो कैसा है, आपने कहा टू फेज फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण फाई आर इक्वल्स टू फाई एम होगा किसी भी बिंदु पर। और एक ऐसा है, आपने कहा एक तरह का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह का फील्ड है, आरएमएफ है। तो यहाँ से ये बात इतनी प्रूव हो जाती है कि टू फेज फ्लक्स, अगर टू फेज इंडक्शन मोटर में दो सप्लाई वाइंडिंग हो, दो फेज की वाइंडिंग हो,
दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री पर डिस्प्लेस करके अगर सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो जो फ्लक्स बनाती है वाइंडिंग, वो फ्लक्स कैसा होगा? रोटेटिंग नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? रोटेटिंग नेचर का होगा, ऐसा अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो एक बार देख लीजिए इसको कि प्रोडक्शन ऑफ आरएमएफ क्या होने वाला है, उसके बाद बात करते हैं। देखो ध्यान से। अगर इसके अलावा भी किसी पॉइंट पर लेंगे तो भी आपके पास वैल्यू वही आएगी, इसलिए अपन इसको रोटेटिंग फील्ड का। रोटेटिंग फील्ड मतलब इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और ये लगातार क्या कर रहा है? फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का फील्ड रोटेट कर रहा है। इसी को अपन क्या कहते हैं? आरएमएफ कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर हम अब कहें कि भाई अपने पास सेगमेंट बी है, यानी फॉर 3 फेज सिस्टम, तो 3 फेज सिस्टम में क्या होगा? इस बार अपन कहेंगे हमारे पास 3 वाइंडिंग्स हैं, 3 फेज स्टेटर कंडक्टर हैं जो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से कहेंगे। इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार मार्क किया जाएगा। दिस इज phi 1 अगर अपन कहें, दिस इज phi 2, जो अपने पास 1 120 डिग्री इससे, 2 इससे 120 डिग्री अपन कहें तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3। ये लीजिए। सो 3 फेज हैं, 3 फेज हैं, तीनों फेज आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। इस फ्रेम पर आ गया। अब यहां पर अगर अपन डिफाइन करें तीनों को, तो बताओ तीनों फेज क्या क्या होंगे? एक तरह से रिजल्टेंट फ्लक्स कोई पूछे तो क्या होगा? तो आपने कहा phi r होगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, तीनों का कैसा? फेजर सम होगा। और इसमें अगर मैं कहूं जहां वेयर
फाइव वन किसके बराबर है, तो आपने कहा फाइव वन तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं सीधा सीधा, रेफरेंस हो गया, दैट इज फाइव एम और साइन और ओमेगा टी, ये तो इक्वेशन वन आया अभी। अगर फाइव टू कहूँ तो मैं कहूँगा इससे 120 डिग्री पीछे बोल सकता हूँ, तो सेकंड फेज में अपन कहेंगे, एंड फाइव टू क्या हो जाएगा, फाइव टू इक्वल्स टू होगा फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब इस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री में अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो वहां सोचना पड़ेगा कि थीटा कितना है क्या है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाता है, कैसे, आप कह सकते हैं फाइव एम देन साइन, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस ओमेगा टी माइनस 30 माइनस 90, एक ही बात है। अब अंदर यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो फाइव एम और ये हो गया साइन, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, दैट इज 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी माइनस 30, या ये अपने पास एक तरह से 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी माइनस 30, ठीक। अब यहां पर अपन कहते हैं साइन माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो ये तो आ गया फाइव एम। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस, माइनस फाइव एम कॉस ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ये अपने पास एक तरह से इक्वेशन आ गया किसका, फाइव टू का। तो अपन कहेंगे फाइव टू का सिंप्लीफाइड सेकंड इक्वेशन जो है वो ये है, जैसे उसको डिनोट किया था, हम यहाँ पे अगर अलग अलग कहें तो ये फाइव टू के बेस पे हो गया। नाउ अब अगर फाइव थ्री की बात करते हैं तो फाइव थ्री क्या होगा बताओ, फाइव थ्री होना चाहिए, फाइव थ्री होना चाहिए इससे, यानी दिस इज माइनस 120, फिर माइनस करूं तो 240, तो माइनस 240 बोलूं या इधर से प्लस 120 कह दूं, एक ही बात है। तो आपने कहा फाइव थ्री को लिख सकते हैं हम फाइव एम देन साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस का 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे गए तो आपने कहा इसको सॉल्व करके अपन लिखेंगे तो दिस इज फाइव एम, अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, दैट इज साइन, ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस 30, इसको लिख सकते हैं आप एक तरह से ऐसे 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से कैसा लिखा जा सकता है, ओमेगा टी प्लस 120 जो था उसको 30 और 90 दो टुकड़े कर लिया, इस तरह से अरेंज किया, जैसे ही अरेंज किया तो आपके पास 90 प्लस समथिंग आ गया, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो होगा कॉस, और पॉजिटिव में ही होगा, तो आपने कहा एक तरह से फाइव थ्री निकल के आ जाता है, दैट इज फाइव एम देन कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये लीजिए, ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। बोलने की बात, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा फाइव थ्री का इक्वेशन, ये आ गया। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करके हमें यहाँ पे आंसर करना है इसका। ये है फाइव वन, ये अपने पास आया फाइव टू, और ये हमारे पास आ गया फाइव थ्री, ये लीजिए, देखिए अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, अलग अलग पोजीशन पे निकालना है। तो सबसे पहले थीटा इसको नोट करिए, और थीटा बराबर 0 डिग्री पर इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, क्योंकि उसी के एलोंगेशन से अपने को निकलेगा कि वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, बताओ।
अगर इन तीनों का सम करें हमारे पास तीनों इक्वेशन क्या है, फाई वन इक्वल टू है फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई टू इक्वल टू क्या है, ये माइनस का फाई एम, ये ना 2 माइनस फाई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 30 माइनस फाई एम कॉस माइनस 30 और फाई थ्री क्या है भाई, दैट इज प्लस फाई एम और ये क्या आ गया कॉस ओमेगा टी और प्लस 30 डिग्री, ये तीन अपने पास आ गए। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने कहा ना हो, हम अप्लाई करेंगे क्या, फाई आर इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, ये हमें अप्लाई करना है। अब तीनों का सम करेंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, इस बेस पे अपने को बात करनी है। तो अब अपन अगर कहें तो एक एक करके अगर मैं बात करूं कि भी हर एक वैल्यू पर क्या क्या निकल के आता है। मान लीजिए मैंने कहा सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट केस, थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 0 डिग्री। अगर ये लें तो इस पे फाई वन कितना है, फाई टू कितना है और फाई थ्री कितना है, ये लिख के फिर डायग्राम बनाइए अपन क्या आता है। फाई वन कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 0 पुट करिए, साइन 0 पर ये 0 हो गया, यहाँ 0 पुट करिए, कॉस माइनस 30 यानी कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का √3/2 टाइम्स ऑफ फाई एम। फाई थ्री की बात करें तो यहाँ पर अगर ओमेगा टी को 0 पुट करूंगा तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो ये फिर कितना आएगा फाई एम, तो आपने कहा दिस इज √3/2 टाइम्स ऑफ फाई एम। ये तीन चीजें अपने पास है। ठीक है, अब इन तीनों का सम करना है। ठीक है, इन तीनों का सम करना है अगर इन तीनों का सम करें तो फाई आर क्या होगा, अब इन तीनों का सम करना तो बोला फेजर डायग्राम से अपन करते हैं। फेजर डायग्राम ये कहता है कि एक पॉइंट मान लीजिए इस तरह से, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले जस्टिफाई कर देते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन से। तो हमने कहा एक तो इधर ये अपने पास बेस रेफरेंस होगा हमेशा, एक तो अपन कह सकते हैं कि इस एक्सिस पर कुछ ना कुछ मिलना है 1 के क्रॉस, एक अपने पास इसके 90 डिग्री का फ्रेम अपने को पता है, इसके अलावा एक तीसरी अपने पास जो वैल्यू है कौन सा आ रहा है फाई वन, तो ये हो गया। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं, देखो अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई इसमें अपन लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस है कि फाई वन 0 है, तो आपने कहा ये लीजिए ये तो 0 आ गया, ये तो कोई नहीं गया, फाई टू में माइनस होगा, माइनस में होगा सर, तो माइनस में मतलब का क्या हुआ, माइनस तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ना, माइनस में तो आया है ना, वहां पे माइनस फाई एम आया था बेटा हर्ष, वहां माइनस में आया ना, पिछली बार भी तो लिखा था वहां भी माइनस में था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहां से कैलकुलेट करने में क्या होगा वो सोचिए, कैलकुलेट करने में अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इस तरह से कि भाई फाई वन 0, तो आपने कहा इधर 1 की, अब ये ध्यान रखो कि 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, ये डायग्राम रेफरेंस में याद रखो इस तरह से 1 देन 2 और ये 3, तो 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है, इधर तो 0 चलोगे, और फिर 2 कितना है नेगेटिव है, तो 2 की पॉजिटिव तो है भाई ये जो यहाँ से 120 मतलब इस जगह पर आनी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इधर होगा ना, फिर अगर इधर इधर आपने कहा ये है 30 डिग्री पर, तो उसके ठीक ऑपोजिट इधर भी आना चाहिए, वो इस एंगल से भी 30 पे होना चाहिए, तो आपने कहा 2 का जो आपका रेफरेंस है वो कुछ इस प्रकार आता है, 2 का रेफरेंस यहाँ से अगर मैं कहता कि 30 डिग्री अलाइनमेंट पे होता, तो आपने कहा इधर से भी क्या होता भाई, दोनों तरफ ही सेम जाएगा ना इस बेसिस पे, इसके इधर 30 और इधर 30 दोनों सेम एंगल बनाएगा, तो आपने कहा तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री, ये 30 फिर 60 और ये 3 1 और 2, ये अपने पास फ्रेम है, तो आपने कहा ये बन गया अभी अपने पास। ठीक है, फिर इसको अगर मार्क कर दूं, ये कितना हो गया √3/2 और फाई एम आ गया अपने पास, डन, कितना आ गया √3/2 और फाई एम। फिर इसके बाद है ये बना दिया 0, फिर ये बना दिया तीसरा, फाई थ्री कितना है √3/2 फाई, इतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन किधर फाई थ्री किधर होता था, फाई थ्री इस डायरेक्शन में था, तो आपने कहा इधर आएगा, तो फाई थ्री आएगा इधर ऐसे, तो फाई थ्री की डायरेक्शन अगर ये होगी, तो आपने कहा वो इधर से आपके कोई थीटा एंगल बनाते हुए, वो थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नीट्यूड देखा, तो आपने कहा यहाँ आ गया, ये कितना हो गया अगेन √3/2 इंटू फाई एम, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अलाइनमेंट पे आ गए, दोनों का एंगल भी बिल्कुल सेम है भाई, क्यों, ये भी 30 ये भी 30, अपन कह सकते हैं क्योंकि
पूरा एंगल 180, तो इसमें से 120 घटा के इधर 60 का माइनस कर दिया। ये 60, ये 60, ये 60, पूरा 180 डिग्री बन रहा है। इस तरह से अपने पास दोनों एंगल आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि भाई बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो है वो कितने पर है, 30 डिग्री के अलाइनमेंट पे बन रहे हैं। अब फेजर्स हम कैसे करें? तो फेजर्स हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगले में बता देंगे। इसमें कंपोनेंट से बताता हूँ कैसे होगा। कंपोनेंट अगर बनाए तो बताइए, कंपोनेंट अगर बनाएंगे तो दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेंगे। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा, दूसरा जाएगा इधर, परपेंडिकुलर बनेगा इधर। अगर इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करें तो इसका एक कंपोनेंट आपके पास होगा इधर, और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा, आपने कहा इधर। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को स्पेसिफाई करोगे। अगर मैं कहता हूं कि इसका एक कंपोनेंट इस एंगल √3/2 का इस तरफ, इधर इधर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे मैंने कहा, इसे बोल सके √3/2 cos 30 डिग्री। तो ये कितना हुआ, इसे कहेंगे √3/2 sin 30 डिग्री। डन। अगर मैं इसकी चर्चा करूं इसके लिए, तो आपने कहा इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आ रहा है, इसी को ओवरलैप करता हुआ, ये लीजिए, ये कितना हुआ, आपने कहा ये कंपोनेंट हुआ √3/2 cos 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इधर है, ये लीजिए, ये कितना हुआ √3/2 और साइन 30 डिग्री। ये लीजिए, ये कंपोनेंट्स बनाए थे। अब बताओ जरा क्या समझ आ रहा है कंपोनेंट बनने के बाद? अब हम कह सकते हैं कि भाई ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों के लिए क्या बोला जा सकता है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट। तो बताइए, दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये लीजिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी इनका तो रिजल्टेंट खत्म। यानी जो भी इन दोनों फ्लक्स का थ्योरी है वो इसी तरफ आ गया। जब मैंने कहा ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी बेस पे बोल रहे हो आप, तो जब सेम पर बोल रहे हो तो बताइए ऐड होंगे तो इसी डायरेक्शन में। अगर आपने कहा कि अगर ये दोनों ऐड होंगे तो कुछ इस तरह से इतना और इतना ही मैग्नीट्यूड आ गया, तो आपने कहा कहीं यहाँ पर इसके बराबर मैग्नीट्यूड कहीं यहाँ पर अपने पास आता है। एक तरह से अगर मैं पैरेललोग्राम से करता तो इसके पैरेलल बढ़ाता इसको और इसके पैरेलल बढ़ाता इसको, तो भी आपके पास हो जाता। तो टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो एक तरह से कितना निकल के आ रहा है, आप कह सकते हैं वो टोटल वैल्यू जो निकल के आ रहा है उसको अगर अपन डिफाइन करें तो वो ये होगा, ये होगा। ये अपने पास एक तरह से आ गया रिजल्टेंट फ्लक्स। आप कह सकते हैं इसे बोला जाएगा क्या, दिस इज बेसिकली, दिस इज बेसिकली फाई आर। और ये फाई आर किस फ्रेम से आया होगा, अगर अपन दिखाएं तो भी कह सकते हैं, मैं कहूंगा इसको इसके पैरेलल बढ़ाया होगा, इसको इसके पैरेलल बढ़ाया होगा, इस तरह से पैरेललोग्राम बन के बना है। तो ये फाई आर किसके बराबर है, तो आप कहेंगे फाई आर बराबर है भाई, बेसिकली ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ √3/2 इंटू फाई एम और कॉस 30 डिग्री। √3/2 फाई एम कॉस 30 डिग्री, जैसे ये लिखा, ये 2 कैंसिल, वैल्यू पुट करिए जरा, कितना हो गया यहाँ से, दैट इज √3 इंटू फाई एम, √3 इंटू फाई एम, ये हो गया, और cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2। यहाँ से अपने पास फाई आर निकल के आता है 3/2 टाइम्स ऑफ फाई एम, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। ये अपने पास एक रिजल्ट, यानी अधिकतम फ्लक्स का कितना, मैक्सिमम फ्लक्स का कितना, 1.5 टाइम। देखिए बेटा इसको एक बार समझिए, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट यही है सब सीन में, इसलिए क्योंकि एक फेजर आ गया तो दूसरा
बिल्कुल, देखो कई कई चीजें मैंने आपको केवल एक तरीका बताया, डायरेक्टली भी हो सकता था, पैरेललोग्राम से कर लेते थे, समझ रहे हैं, पैरेललोग्राम से भी तो कर सकते थे। इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के पैरेलल, इसके पैरेलल बढ़ाऊं तो ये, इसके पैरेलल बढ़ाऊं तो ये, तो यही तो रिजल्टेंट आएगा सीधा सीधा, ठीक ना। तो ये रिजल्टेंट आएगा, तो इस तरह से लिख सकते हो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेस पर, तो भी हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है ये चीज, देख लो एक बार तसल्ली से। अब किसी एक और पोजीशन पे अगर निकाल के देखें तो उससे देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। ये किस पे, 0 डिग्री पर, ये अपन कह सकते हैं किस पे है हमारे पास, ये 0 डिग्री रेफरेंस अपने पास, 0 डिग्री पर अपने पास ये वैल्यू होता है, ठीक। अब हम कहते हैं 0 डिग्री के बाद कोई दूसरा एंगल क्या लें, बताओ भाई, क्या एंगल चूज करें, आप बताइए कितना डिग्री लें, कितना डिग्री चूज करें, बोलिए। पिछली बार की तरह 60 चूज करें, सॉरी पिछली बार लिया था मैंने 45, अगर 45 चूज करें तो क्या होगा बताओ, अगर 45 चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 45 डिग्री पर, हाँ जी, अगर मैंने 45 डिग्री ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा बोलो, 45 जैसे ही मैं लूंगा तो साइन 45 तक तो ठीक है, रूट आपके पास 1/√2 आ गया, ठीक है। जस्ट अगला देखिए उसमें क्या होगा, जस्ट अगले में हो जाएगा 45 माइनस 30, तो 15 डिग्री का ना तो हमें वैल्यू पता है, नहीं आगे अगर मैं कहूं तो 75 का हमें पता है, तो एक तरह से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो आप कहते हैं हम यहाँ वो एंगल चूज करते हैं जिस पर इजीली हमें मार्किंग पता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन कहते हैं कि कुछ भी ले लो, तो 45 नहीं तो फिर 30 हो सकता है, 30 ले लें। 30 डिग्री लोगे तो साइन 30 पता है, फिर उसके बाद साइन 30 माइनस 30 0 डिग्री पर कॉस 1 पता है, फिर आपके 30 प्लस 30 पे 60 डिग्री पे भी कॉस की वैल्यू पता है, लेकिन 3 फैक्टर आ जाएंगे। और यहाँ पर अपन ने देखा कि 2 कंपोनेंट को आपने निकाला, उसी में ही अपने को थोड़ा टीडियस लगा, तो अगर 3 के कंपोनेंट्स बना के ऐड करने तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो कोशिश हमेशा ये करें किसी एक वैल्यू को 0 कर दें, बताओ, जिससे पिछली बार अपन ने किसको 0 कर दिया था, 5 को, ये 5 0 हो गया था। तो इस बार कुछ ऐसा एंगल लो जिसपे कोई और दूसरा 0 हो जाता हो, अगर मैं कहूँ 5 अगर 0 हो जाए, 5 कैसे होगा, क्या वैल्यू लेंगे 5 0 हो जाए, बोलो, 5 क्या 5 0 हो जाए अगर अपन कहें, तो हम कोई भी एक एंगल पोजीशन मान लो, अगर मैंने कहा हमने 60 डिग्री लिया तो कौन 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम इस फेजर को दोबारा बनाते हैं एक अगले पोजीशन पर, और उस एंगल को अपन मार्क कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 60 डिग्री मान के इसको ड्रॉ कर दे, 60 भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो 60, 90 अपन अपन ये चाहेंगे, देखो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा हो कि जिसपे एक वैल्यू 0 हो जाए। तो आपने कहा 60 डिग्री लेने पे वो 0 हो रहा है, तो आपने कहा नेक्स्ट केस अपन ने कहा सेकंड वन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस पर फाई 1, फाई 2 और फाई 3 ये तीनों क्या है बताओ। जैसे फाई एम साइन ओमेगा टी साइन 60 रखोगे तो √3/2, तो ये तो हो गया √3/2 फाई एम, इसमें माइनस तो था ही, और अगर 60 रखें 60 माइनस 30 cos 30 अगेन, तो ये भी माइनस का √3/2 फाई एम हो गया। तीसरे वाले में बन जाएगा साइन cos 60 प्लस 30 यानी 90, तो ये बन गया 0, एक 0 हो गया इस बार 3 वाला। अब थर्ड वाला 0 हो गया, तो अब इसका फेजर अपन उसी क्रम में बनाते हैं पिछली बार की तरह। कैसे, तो आपने कहा फेजर बनाने के लिए रेफरेंस वही ले लेते हैं पहले, डैश वाला, ये तो बेस रेफरेंस। अब ये बताओ तीसरे वाला था कहाँ, फाई 1, फाई 2 और फाई 3, फाई 3 इधर से कहीं
इससे कहीं 30 डिग्री पर होता है ना यहाँ पर। अगर मैं मार्क करूं तो एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये बनेगा, तो आपने कहा 30 डिग्री यहाँ कहीं, ऐसा कुछ मान लो। ये अपने पास कोई 30 डिग्री वाला एंगल अपन ने मान लिया। अब ये है और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं इसके 90 डिग्री बनाऊंगा तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? यहाँ से 45 से जाने वाली लाइन होगी ना, बिल्कुल। बताओ इन लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस अभी समझ में आ जाएगा आपको। बनाते समय बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा रेफरेंस किधर से जाएगा, अगर हमने पहले से ही कुछ इस तरह की लाइंस को ड्रॉ कर रखा है तो। अदरवाइज 30 और 60 एक जैसे लगेंगे, आपको गलती हो जाती है, इसीलिए अपन ये ध्यान रखते हैं। अब देखो प्लॉट करते हैं। हमने कहा प्लॉट करते हैं, फर्स्ट कितना है √3/2, तो आपने कहा 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये रही, ले लो। आपने कहा ये कौन हो गया अभी? ये हो गया φ1। अब φ1 के बाद φ2 किधर है? φ2 है √3/2 φm। तो 2 किधर था? 2 तो यहाँ था, तो आपने कहा इधर होगा इस बार। अगर अपन 2 बनाएंगे तो किस तरफ जाएगा? इधर। यहाँ कहीं 2 होगा अपने पास। ये आ गया अपने पास φ2। तो φ2 क्या? φ1 जो इसको लिखा है अपन ने वो कितना है? √3/2 φm है। इसे लिखा है, ये भी कितना है? ये भी √3/2 इंटू φm है। अब इन दोनों का समेशन जिस पे होना है वो आपके तीसरी एक्सिस है। एक दूसरे के पैरेलल चल के उसको बनाने की बजाय अपन सीधा यहीं पर रहे कि भाई ये लीजिए। तीसरा कितना हो गया? तीसरा 530 हो गया थर्ड एक्सिस के पोजीशन पे। ठीक है, अब हम कहते हैं तीनों का अगर रिजल्टेंट निकालना तो एक तरह से ये दिख रहा है कि ये दोनों के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल 90 है। यहाँ पर कितना हो गया? दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, और इन दोनों का फेजर सम इस लाइन पे होना है। इस बार कंपोनेंट नहीं बना के मैं सीधा इसी लाइन को ही आगे कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ। अगर इसी लाइन पे कंटिन्यू करें और इन दोनों को अगर पैरेलल बढ़ाएं, अगर मैं कहूँ इन दोनों को अगर पैरेलल बढ़ाएं, इसको इसके पैरेलल, यानी एक तो ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है ही जो इस पे कट करती, और ये इसके पैरेलल आएगा। जिस पॉइंट पे टच करते हैं, जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे मिला दीजिए। उसे मिलाने वाली लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। ये अपने पास हो गया φr। इसे अपन नाम देंगे दिस इज बेसिकली φr। ये है φr, और ये φr किसके बराबर है? तो पिछली बार की तरह अगर अपन कहें तो अगर इन दोनों का सम करते हैं तो इन दोनों के कंपोनेंट ऐड होंगे, तो पिछली बार की तरह अब अपन डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो कैसे कहोगे? φr की वैल्यू मैथमेटिकल सम के बेसिस पे लिखें। सो φr बराबर होगा √a², यानी कि √3/2 इंटू φm का होल स्क्वायर, प्लस अगेन b², यानी √3/2 इंटू φm का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab दोनों मल्टीप्लाइंग, फिर कितना हो जाएगा? √3/2 φm, √3/2 φm। दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है इसके बराबर, ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये सब एक जैसे हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ से φr क्या निकल के आता है? दैट इज रूट में 3 टाइम्स ऑफ, रूट में 3 टाइम्स ऑफ √3/2 इंटू φm का स्क्वायर, ये आएगा।
3 टाइम्स ऑफ √3/2 5m का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर स्क्वायर रूट से बाहर लें तो ये रूट, तो यहाँ से बाहर लें तो अपने पास फाई आर क्या दिख रहा है बताओ? फाई आर दिख रहा है, एक तो √3 बाहर आ जाएगा और एक √3/2 इंटू 5m आ जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? 3/2 टाइम्स ऑफ 5m। इसका मतलब सीधा सा है, आप कहते हैं किसी भी मेथड से करिए। अभी अपन ने देखो मैथमेटिकल, अभी कोई पूछ भी रहा था इसका फाई 2 का साइन और कॉस कंपोनेंट, फाई 2 का टू टू तो आपका ये रहा। टू के लिए अगर बोलेंगे तो आप इससे परपेंडिकुलर डाल दो। इस बार एक्सेस ये होंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं तो परपेंडिकुलर ही है। देखो चलो बना के बताया तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। अगर हम केवल कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट्स समझ सकते हो। इस फाई 2 के कंपोनेंट इस बार इन दो एक्सेस पर, इसकी इस बार जो रेफरेंस एक्सेस होगी वो रेफरेंस एक्सेस ये होगी, एक तो ये और दूसरा ये अपने पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए इस बार। तो इस एक्सिस के कॉरेस्पोंडेंट सोचो कि भाई यहां से हमें कंपोनेंट डालना है इस पे, एक तो इस पे डालूंगा और एक इस पे डालूंगा, इस तरह से इसके पैरेलल आएंगे ना। इसके पैरेलल अगर है तो आपने, और एक इसके पैरेलल चलेगा तो आपने कहा इसके कंपोनेंट पैरेलल अगर बनाए तो एक तो एक्सिस ये दो अपने पास 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट मानते हुए बनाना कि भाई ये और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं ऐसे। तो एक तो इससे परपेंडिकुलर, सॉरी, एक तो हम इससे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे और दूसरा अपन यहां पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसी सीक्वेंस में ये होगा, इसी सीक्वेंस में ऊपर वाला होगा। कैसे? आप कहेंगे इसको भी अगर अपन कहेंगे तो ये कुछ इस तरह से सोचेगा कि एक कंपोनेंट ये भी इधर ड्रॉ कर दे ताकि जुड़ जाए और दूसरा कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ कर दे ताकि कैंसिल हो जाए। तो आप कहेंगे ये जो हमारे पास बना ना, अगर अपन दिखाना ही चाहते हैं तो आप कहेंगे ये जो एक कंपोनेंट बनेगा अपने पास इधर और दूसरा बनेगा जो इधर, ये दोनों आपस में साइन वाले कैंसिल हो गए और कॉस वाले इस तरह से जुड़ गए। तो 2 टाइम्स लिख दिया अपन ने, बात वही है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कितना है ये है, और मुद्दे की बात ये रिजल्टेंट फ्लक्स जो आया वो किधर मूव करते हुए आया उसको अगर दिखाएं तो आपने कहा रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ इस तरह से हुई। ये लीजिए, जो प्रीवियस से कितने डिग्री मूव करते हुए, आप कहेंगे प्रीवियस से 60 डिग्री के मोशन पे आपके शिफ्ट हो गया। पहले वाला डाउनवर्ड था ना, पिछले वाला रिजल्टेंट फ्लक्स किधर था? डाउनवर्ड था फाई आर। इस बार ये फाई आर कितना मूव कर चुका है बताओ? इस बार ये फाई आर कितना मूव कर चुका है? आप कहेंगे उसी मैग्नीट्यूड पर, और कितने डिग्री? 60 डिग्री का मोमेंट इसमें हो गया। इस तरह से रेफरेंस पर इसको सॉल्व किया गया, देख लीजिए। ओके, रेफरेंस देखना है, चलो। यहाँ रेफरेंस कौन था बताओ? इस डायग्राम में रेफरेंस क्या था बताओ? ओरिजेंटल लाइन नहीं, रेफरेंस था इसमें, गौर से देखिए। कौन जीरो था बोलो? इस बार अगर मैं कहूं तो जीरो कौन था? फाई 1 ना। तो फाई 1 की एक्सेस कौन सी थी भी? ये वाली लाइन। तो हमने रेफरेंस यहां पर लिया इनको, जो जीरो है और उसके परपेंडिकुलर लाइन देख लो ताल्लुक, जो जीरो है और जो परपेंडिकुलर लाइन उसको। तो बताइए इस बार रेफरेंस किसको लिया? मैंने इसीलिए तो उन लाइनों को बनाया।
बोलो इस बार रेफरेंस किसको लिया? जो जीरो है कहां पे है बताओ? जीरो फाइव थ्री किस पे जीरो होता है? यही है ना फाइव थ्री की एक्सेस, ये रहा जो जीरो है और उसके आपने कहा जो जीरो है और उसके परपेंडिकुलर लाइन, ये रहा। देखिए यहां रेफरेंस था एक तरह से फाइव वन एक्सेस, फाइव वन एक्सेस क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास? जीरो परपेंडिकुलर। इस बार कौन जीरो है? यहां पर अगर मैं कहूँ रेफरेंस कौन है तो आपने कहा इस बार रेफरेंस है आपके पास फाइव थ्री एक्सेस, बिकॉज उसके परपेंडिकुलर या उस पर वैल्यू क्या है? जीरो। अब बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं? ले रहे हैं यहां तक? जो जीरो का उसी पे रेफरेंस ले लो। हाँ आसान है, उसी पे उस पे रेफरेंस लेके सॉल्व करना इजी है, इसलिए अपन बोल रहे हैं। तो जैसे अपन ने दो के लिए निकाला तो ये मान गए ना कि यहाँ पे रोटेटिंग तो है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ना हो। अब अगर अपन फाइनली इसको समझ करके बोले तो आप कहेंगे थ्री फेज, अगर फ्लक्स की बात की जाए तो थ्री फेज फ्लक्स कैसा होता है? तो आप कहेंगे भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। डन। पहली चीज तो ये किस स्पीड पर रोटेटिंग होता है? तो आपने कहा इसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ये कह दिया। और तीसरा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? फाई आर इक्वल्स टू 1.5 3/2 फाई एम, और वी कैन से 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। अधिकतम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना। यानी इसको हम ऐसे कह सकते थे ना कि ये एक सर्किल बना के इसमें अलग अलग फील्ड हैं, ऐसा अपन ने कहा। मान लीजिए सबसे पहले 0 डिग्री पर थे तो यहाँ फाई आर इक्वल टू फाई एम। फिर इसके बाद अपना नंबर आया ये तो था फाई आर इक्वल टू फाई एम। इसके बाद अपन ने कहा इससे अलग अलग पोजीशन, जैसे ये मान लीजिए कितना है 0 डिग्री, फिर हमने अभी 60 पे बनाया था 60। इसके बाद अगर मैं कहता कोई और पोजीशन लेता, फिर कोई और पोजीशन, फिर कोई किसी भी पोजीशन पर अगर मैं मार्क करता तो मेरे पास वैल्यू कुछ ऐसे ही आती। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है? 1.5 टाइम्स फाई एम, 1.5 टाइम्स फाई एम। और एक तरह से कह सकते हैं किस स्पीड पर? एनएस स्पीड पे स्टेटर का फ्लक्स रोटेट कर रहा है। तो एक तरह से रोटेटिंग फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो लगातार एक सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करेगा? मूव करेगा, रोटेट करेगा। इस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे थ्री फेज के लिए कहा तो अपन कहते हैं क्या कोई एन फेज के लिए ऐसा कोई थ्योरी होगा जिसके बेसिस पर अपन बोल सकते हैं कि एन फेज के लिए क्या होगा? तो अपन यहां कह सकते हैं हाँ बिल्कुल एन फेज के लिए वैसा बोला जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर अपन इस चीज को ऐसे कहते हैं कि नोट लगाते हैं दैट कि भाई अगर हमने कहा कि टू फेज, फिर हमने कहा थ्री फेज, टू फेज सिस्टम के लिए अपन ने कहा जब फ्लक्स को डिफाइन किया तो आपने कहा जो टू फेज सिस्टम का फ्लक्स है वो कैसा है? आरएमएफ है, ठीक है, और उसका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड फाई आर इक्वल टू फाई एम है। अगर हम इसके लिए फ्लक्स की बात करें तो आपने कहा इसमें भी ये आरएमएफ है और इसका रिजल्टेंट फ्लक्स 3/2 या फिर आप कह सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम है। ठीक है, ये दो पर आ गया।
तो आपने कहा इन दोनों के लिए अपन ने कहा, और साथ साथ अगर एक और चीज कहें तो फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इसमें आपके पास जो फेज डिफरेंस था, दो फेज डिस्प्लेसमेंट था वो 90 डिग्री था। यहाँ पर अगर अपन कहें तो इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट जो था वो 120 डिग्री था। तो आपने कहा अगर हम एम फेज, आकाश देव क्या पूछ रहे हैं? सर आपने इंट्रो कभी नहीं दिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या बताना आपको, बताइए। आकाश देव पूछ रहे हैं बेटा। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जोगिंदर सिंह शेखावत है, बस इतना काफी है। और आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन कहें यहां पर अपने पास होता है एन फेज, अगर मैं एन फेज सिस्टम की बात करूं, अगर उसकी चर्चा करें तो यहां पे क्या होगा बताओ? इंट्रो बोल के आपने कॉलेज की याद दिला दी। कॉलेज में होता था ना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, रैगिंग में सबसे पहले यही होता है। चलिए, या फिर किसी कंपनी के एचआर राउंड में अपने सबसे पहले ये पूछते हैं, ये आकाश ने नई चीज याद हो रही, बताइए एन फेज सिस्टम के लिए अगर डिफाइन करें तो अपन क्या कह सकते हैं? एन फेज में भी अपन डायरेक्ट कहेंगे कि किसी एन फेज सिस्टम का भी आपका जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को हम कह सकते हैं वो आरएमएफ होगा। कब होगा? और वो बात यहाँ पे देखनी है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा कब? किसी एन फेज का, या एन या एम लिख देता हूं चलो, किसी एम फेज के लिए, किसी एम फेज के लिए अगर बात करें तो आरएमएफ होगा कब? जब एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी दो या दो से ज्यादा फेज के लिए। ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो क्या बेटा, नहीं, आप कंटिन्यूअस फोकस करते रहिए, बस क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते रहिए। स्ट्रगल तो क्या, आराम से पढ़ते हैं आप तो। ना आना जाना, ऑनलाइन स्टडी में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन उसके लिए सोर्सेज अपने करेक्ट रखिए। जहां पर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज नहीं आती है, तो उसके लिए आप गूगल सोर्सेज हैं, दूसरे रेफरेंसेज हैं, वहां से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड बिल्कुल होना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ही फर्क है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है। लाइव क्लासेस और डिसिप्लिन में रहें कि भी क्या है कैसे है, उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल को मार्क करिए, बस और कुछ नहीं। बाकी आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल ठीक है, एक जैसा ही है। पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है? अरे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कितने क्वेश्चन तो क्लास की लैंग्वेज से ही आपके हो जाएंगे। नहीं, लाइव तो आप ले रहे हो, मैं देखता हूँ डेली लाइव क्लास ले रहे हो, ऐसी बात तो नहीं। वापस से रिवाइज करिए, जिस टॉपिक का क्वेश्चन उसको वापस जो पढ़ा है उससे पढ़िए, उसके बाद कोशिश करिए ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और उस पर बहुत सारे क्लासेस, फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब पे भी पढ़िए मेरी। तो क्वेश्चंस, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस को करिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ देख के बनाइए, उसके बाद खुद से नए क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चंस होने के पीछे केवल एक ही लॉजिक होता है कि आपको चीज अच्छे से समझ में आई हो, बस ये। आपके पास एक्सेस तो रहता है उस टॉपिक पे जिस पे क्वेश्चन, उसका वीडियो वापस से खोल के देखिए, यही है ना, तभी हो पाएगा। देखिए, लगना तो पड़े। आप ये चीज मान रहे, कोई मानता ही नहीं कि भाई सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। हाँ सब ठीक है, बढ़िया, ठीक सर, ठीक, ठीक है। आपके पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बेस्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से पूरे एफर्ट लगाऊंगा, और अगर हो तो भी देखिए उसमें कोई वो नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए मैं कह रहा हूँ, जहां पर जब जब क्वेश्चन नहीं हुआ, अच्छा समझ में अगर आ रहा है, हाँ न्यूमेरिकल में तृप्ति, मैंने पहले भी बोला था, न्यूमेरिकल्स के लिए शुरू में क्या करिए, खुद को पिच करिए पीवाईक्यूज से। मैं आपको यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, पुराने क्वेश्चंस, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनको लगाइए। फिर थोड़े टफ राउंड पे जाइए, थोड़े टफ क्वेश्चंस पे जाइए। आप अजीब क्वेश्चन पढ़ के कहते हैं ये नहीं हो रहा है, पहले वो जो आपको कॉन्फिडेंस दे, यानी कि एसएससी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करिए, उनसे आपको एक हैबिट में आएगा कि हाँ भाई मैं कर पा रहा हूँ, फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। सीधे टफेस्ट पे उठा के कर लिया तो ऐसा नहीं, सबसे पहले पीवाईक्यूज करिए आप।
आपको मैं ये गाइड कर सकता हूँ कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग भाई हमें सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ पता चल जाए, फिर आप किसी को भी उठाइएगा, हो जाएगा। ठीक है। सो आरएमएफ के बेसिस पे थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो कि पहले उनको करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में कुछ नहीं होता, धीरे 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 सब होगा। बड़ा हिंदी ये थोड़ा, अब देखो हिंदी के लिए अलग से एक्सेस तो मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शायद आपने मुझे मैसेज किया था, किसी और ने भी किया होगा, हिंदी के नोट्स वगैरह जरूर मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, हिंदी में अगर कोई नोट्स वगैरह हो तो आप जरूर मुझे किसी टॉपिक के मेंशन कर देना, मैं कर दूंगा मैनेज। बट हिंदी में लिख पाना, बोल पाना इतना वो, क्योंकि पूरी क्लास का एक फ्लो उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठा, इसलिए जहाँ नहीं समझ में आया अपना हिंदी ही बोलता हूँ पूरे टाइम, इंग्लिश कहाँ है, और स्लो ही बोलता हूँ मैं। समय पे सिलेबस पूरा नहीं कराने के लिए फेमस हूँ कि भाई सर की डेट से 10 दिन आगे मान लो आप, क्योंकि वो होगा नहीं इससे पूरा, और मशीन थोड़ा टाइम भी लगता है। देखिए धीरे धीरे, अब मैं तो जहां तक कोशिश कर रहा हूँ बहुत धीमे पढ़ाता हूँ, एक एक चीज, छोटी छोटी बारीक चीजें उनको कोशिश करते हैं। चलिए और मैनेज करेंगे अगर आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपन कह सकते हैं कब होगा रोटेटिंग, जब मिनिमम दो या दो से ज्यादा फेज हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि कितना उसका रोटेटिंग का मैग्नीट्यूड होगा, तो भाई मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वहां पे अगर वो कहे तो आप कहेंगे फाई आर होगा इक्वल्स टू m/2, m/2 टाइम्स ऑफ फाई एम। और ये भी कब लागू होता है, ये भी फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए। अब बताइए, दो या दो से ज्यादा के लिए, तो दो या दो से ज्यादा के लिए अगर अपन बात करें तो टू या टू से ज्यादा के लिए, अगर अपन दो या दो से ज्यादा के लिए कहें तो बताओ m के लिए वैल्यू पुट करके देखो। अगर m यहाँ पर दो रखूं तो 2/2 यानी क्या आ गया भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, फाई एम आ गया। अगर मैं m बराबर 3 रखूं थ्री फेज के लिए तो 3/2 कितना आ गया बताओ, 3/2 इंटू फाइव एम आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से अपन कह सकते हैं, तो इसके बेसिस पर इस चीज को डिफाइन किया जा सकता है कि हाँ भाई कोरिलेट तो करता है इसको। अब फेज डिफरेंस की भी अगर बात कर ले साथ साथ कि भाई फेज डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी अपन कह सकते हैं फेज डिफरेंस में बस ये फॉर्मूला जो है वो 360 डिग्री अपॉन m पे लगता है, और यहाँ m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि m इक्वल टू 2 के लिए फेज शिफ्ट नहीं होता है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा के लिए। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो 3 या 3 से ज्यादा के लिए लिखा जाएगा फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ फेज डिफरेंस जो है, यहाँ फेज डिफरेंस जो है वो आप कह सकते हैं, इसमें फेज डिफरेंस आप कह लेंगे, फेज डिफरेंस जो लेंगे वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई m होगा, जहां m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माना, 2 भी नहीं, 2 में 180 डिग्री हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये रेफरेंस अपन बोल सकते हैं थ्री फेज सिस्टम पर। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछे, बताइएगा इसका आंसर कि भाई आपसे बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following phase difference, which of the following phase difference is not possible, इनमें से कौन सा फेज डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, ये आपसे बोलता है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं भाई कितने, 60 डिग्री, आपको बोल दिया 90 डिग्री, सी बोल दिया आपको 120 डिग्री, और कह दिया डी दैट इज 180 डिग्री। बताइए क्या कहेंगे, कौन सा फेज डिफरेंस संभव नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, क्या कहोगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ठीक कह रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या होगा अगर अपन कहें तो बिल्कुल सही आंसर 180। 180 डिग्री कभी संभव नहीं होता है। अगर हम कहें कब, तो 360 अपॉन में अगर पुट करें, अपने पास फार्मूला कितना था, 360 डिग्री अपॉन m, और मैंने कहा था m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 अगर होता, अगर m इक्वल टू 2 होता तो बताइए दो फेज ऐसे होती, इधर और इधर। जब 180 डिग्री किसी में फेज डिफरेंस होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आपका रिजल्टेंट जो होगा वो तो हमेशा जीरो ही होगा, उसमें कोई वैल्यू तो होगी नहीं, जीरो ही रह जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं हमेशा, क्या कहेंगे भाई, 60 डिग्री कब हो सकता है, पॉसिबल है। आपने कहा 90 डिग्री, आपने कहा 60 पॉसिबल है, 90 पॉसिबल है, 120 होता है ये थ्री फेज में। ये किस में लेते हैं अपन, एक थ्री फेज सिस्टम में। 90 डिग्री किस में लेते हैं, टू फेज में। यहाँ पर आपके पास है सिक्स फेज, टू फेज, थ्री फेज, तीनों तरह के नेटवर्क में फेज डिफरेंस पॉसिबल है, लेकिन 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस एक तरह से एंटी फेज बन जाता है, और जब कभी एंटी फेज हो तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। इसलिए अपन कह सकते हैं उसका सिग्निफिकेंस कभी नहीं आएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, आप कहेंगे डी। डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात ये है कि आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बेटा, अब थक गए, आज खूब क्लास हो गई मेरी। आपको ये 11वां घंटा था जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरे दिन क्लासेस थोड़ी सी हो गई ज्यादा। नेक्स्ट क्लास अपन कल जो पढ़ेंगे उसमें हमारे क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे आते ही सीधा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, बनावट क्या होती, कैसे होती है, इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके पास, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिक किसके, बेसिक्स ऑफ स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, डिफरेंट पैरामीटर्स। और अगर ये कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि इस पे शॉर्ट हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समय बचता है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे किस पे, दैट इज टॉर्क इक्वेशन के ऊपर। ठीक, तो ये अपने कल की क्लास के टॉपिक रहेंगे। चलिए, कॉलेज स्टूडेंट टीचर्स बोलते हैं डिप्लोमा वालों को बीटेक करके ही एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा से निकलते हैं डायरेक्ट। अब तो वो बात, मेंस वाली बात भी खत्म हो गई कि हमें कन्वेंशनल में दिक्कत आता था, ऐसा है कुछ भी नहीं। बहुत से स्टूडेंट, पूरा का पूरा आप मान लीजिए तृप्ति, पूरा बिहार जो है, आप जैसा कि आप भी बिहार से, तो बिहार के अंदर इतने स्टूडेंट है, और कितने ही स्टूडेंट एसएससी की जब तक आप बीटेक करोगे तब तक तो आपकी जॉब लग जाएगी एक साल प्रिपरेशन करते। आफ्टर ह्यूज लेबर नाउ इट कम्स टू एंजॉय T20 जैसे इट इज फीलिंग। हाँ हाँ ठीक है। आयुष हमेशा अलग जोन में रहता है। चले, कोई इशू नहीं, आप डिप्लोमा कर लिया तो सफिशिएंट है, आपके पास नॉलेज है, बस ग्रैब करना है, प्रैक्टिस करने, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, बुक कौन सा ले, बुक आप पहले एसएससी पीवाईक्यूज कर लीजिए, जो आपका इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन से आप एसएससी का पीवाईक्यू, और एक अगर मैं कहूँ तो आपका जो एमसीक्यू आता है, अगर इनको अच्छे से कर लिया तो आपको सब जरूरत नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद में आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करिए, तब बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट भी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये सब टॉपिक अपन रहेंगे, कल कवर करेंगे, कंस्ट्रक्शन बेसिक्स और टॉर्क इक्वेशन, यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे आगे, फिर फर्क। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।